So good morning, everyone. Welcome on Onbus Learning powered by Engineers Academy. एक बार बताएंगे साउंड प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा? अगर साउंड सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो okay, सब कुछ सही आ रहा है. सो लास्ट क्लास में अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप लोग लास्ट दो यूट्यूब क्लास के अंदर ये देख रहे होंगे कि उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है. तो बेसिकली वो अभी आपको पढ़ना बाकी है, आपने पूरा अभी चैप्टर पढ़ा नहीं है. तो एक बार आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या हमने पढ़ लिया. मैथमेटिक्स की क्लास आज आपको पता होगा. तो बेसिकली इस मैथमेटिक्स की क्लास में हमने आखिरी जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी वो हुई थी थर्सडे को, जिसके अंदर अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम के बारे में बताया था और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए थे. तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो क्लियर हो गया. तब तो हम लोग आगे मूव करें. उसके ऊपर कल के सेशन में, यूट्यूब सेशन में भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं. शायद मंडे के सेशन में भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे. लेकिन एक बार आप कंफर्म कर दीजिए कि आपकी क्लास के अंदर ये पॉइंट डिस्कस हो गए या नहीं हुए. यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए या नहीं हो गए? हो गए ना? तो आगे मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने पहले ही बताया था कि इस क्लास में समय की कमी की वजह से हम लोग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट फोकस करेंगे और जो क्वेश्चंस है वो हम लोग इवनिंग में 8 बजे डिस्कस करते हैं. तो आप सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करें और उस क्लास में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए उसको अपनी कॉपी में मेंशन करें. वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सेलेक्ट करके लेके आए. चलिए सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की साइड. तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बेसिकली आपका ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वेक्टर. मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिखवाता हूं फिर आपको समझाता हूं कि इसका क्या मतलब है. ये बोलता है टू वेक्टर्स आर said to be orthogonal. अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं. आपका एक ग्रुप बना हुआ होगा कॉलेज का जिसके अंदर अटेंडेंस के लिए एक शीट आती है. तो आप सभी लोग याद से उसमें अटेंडेंस साइन कीजिए, क्योंकि कल ही हमें बताया गया था कि शायद आपके जो कोऑर्डिनेटर है उन्होंने हमें बोला था कि स्टूडेंट्स अटेंडेंस पे साइन नहीं कर रहे हैं या अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे हैं, तो एक बार उनको क्लास में इन्फॉर्म कर दिया जाए. इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आपके ग्रुप में जो अटेंडेंस शीट आती है आप उसे साइन करें, अपनी अटेंडेंस उसके अंदर मार्क करें. एक बार बोल दीजिए सभी लोग, क्लियर हो गया पॉइंट? क्या करना है समझ गए ना? ऐसा तो नहीं ना आपको ये नहीं पता अटेंडेंस लिस्ट कहाँ आती है, शीट कहाँ आती है, कहाँ अटेंडेंस मार्क करनी होती है? ओके. Two vectors are said to be orthogonal if x two vectors are said to be थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, two vectors x1 and x2, नाम भी लिख देते हैं. Two vectors x1 and x2 are said to be orthogonal if x1t x2 equals to 0. वो बोल रहे हैं दो वेक्टर्स को यहां पर ऑर्थोगोनल बोला जाएगा अगर x1t x2 इक्वल्स टू 0 हो जाए. तो हमने कहा इसका क्या मतलब है. लेट अस सपोज एक बार इस कहानी को छोड़ दो, वेक्टर्स पे आ जाते हैं. मान लीजिए बेटा आपको एक वेक्टर दिया गया हो, वेक्टर a, और ये दिया गया आपको i प्लस j. एक वेक्टर दिया गया बेटा हमें वेक्टर b और ये बोला गया है i माइनस j. सो अगर ये दो वेक्टर्स है तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कीजिए. जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो i
कैप आई कैप इनका कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, -1 मल्टीप्लाई बाय +1 इज 1, और ये आ गया 0। तो आप देख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आप लिखते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0, तो ऑफ कोर्स cos थीटा इक्वल्स टू 0 हुआ होगा, और cos थीटा इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहा होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर 0, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है यहाँ पर 0। बेसिकली ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट को, पर इसको आपने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो जो ए वेक्टर होगा उसको देखिए आप कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ए वेक्टर को आप लिख रहे हैं 1 1, जो बी वेक्टर है उसको आप लिख रहे हैं यहाँ पर 1 -1। तो बेसिकली आपने यहाँ पर लिखा x1t x2, x1t मतलब x1 का ट्रांसपोज कर दो तो ये कॉलम वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो वेक्टर में। सो 1 -1। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1 -1 इज 0। तो आप देख सकते हैं x1t x2 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, क्लियर है? सो आपको समझ में आ गया होगा कि x1 एंड x2 जो है वो आपके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है। अब ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है इसका सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर, थीटा 90 डिग्री, इट मींस परपेंडिकुलर। सो आप बड़ी आसानी से ये बात बोल सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या फिर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स x1 x2 इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो उन्हें ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला जाएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब है यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोला जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके क्लियर। इसी तरह से एक टर्म होती है आपके पास में जिसको बोला जाता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर तो क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, मैं बताता हूं आपको यहां पर। टू वेक्टर्स x1 and x2 are said to be orthonormal if number one x1t x2 equals to 0, number two norm of x1 equals to norm of x2 equals to 1। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज दो वेक्टर आपको दिए गए हैं, एक है ए वेक्टर जिसको आपने अभी बताया था i प्लस जे, एक है बी वेक्टर जिसको आपने बताया था i माइनस जे। सो अगर आप यहां पर फाइंड कर रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ये आपके पास में आ रहा है 0। तो आपने बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। फिर देखिए यहां पर इस वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है हमें, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर से। ये फाइंड की जाती है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज √2। इसी तरह से बी वेक्टर की लेंथ जो फाइंड करेंगे वो आएगी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ये भी आ गई √2। सो आपने देखा कि दोनों वेक्टर्स जो हैं उनकी लेंथ √2 एंड √2 आ रही है। ऐसी कंडीशन में आपने बोला कि इनकी लेंथ जो है वो यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होती है तो आप उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आप उसे क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर मैं यहां से ए वेक्टर डॉट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड और नॉर्म ऑफ ए वेक्टर कर देता हूं तो ये बन जाएगा 1 बाय √2 आई कैप प्लस 1 बाय √2 जे कैप। इसको आप बोलते हैं ए कैप, यूनिट वेक्टर। ऐसे अगर आप बी कैप की बात करेंगे तो बी वेक्टर नॉर्म ऑफ बी वेक्टर तो ये बन जाएगा आपके पास 1 बाय √2 आई कैप माइनस 1 बाय √2 जे कैप। क्लियर है?
तो फाइनली आप बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन से आप क्या बोल सकते हैं, ए कैप डॉट बी कैप, इन दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। तो 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज 2 माइनस 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 इज 1/2। आंसर कितना आ गया? 0। तो आपने बोला सर ये पहली चीज तो नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज, अगर मैं यूनिट वेक्टर है इनका नॉर्म या इनकी लेंथ पता करूंगा तो यूनिटी आनी चाहिए ना। तो आपने बोला सर ए कैप और बी कैप दो ऐसे वेक्टर है जो परपेंडिकुलर भी है और जिनकी लेंथ भी यूनिट है। इस तरह के वेक्टर्स को आप बोलते हो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स अगर आप बात करेंगे तो लेट अस सपोज अगर आप बोल देते हो x1 इक्वल्स टू, देखिए यहीं से ले रहा हूं मैं, 1/√2 1/√2 और x2 इक्वल्स टू 1/√2 माइनस 1/√2। तो हमने बोला अगर मैं यहाँ पर x1 t x2 करता हूं तो ये मेरे पास में आ रहा है 0। अगर मैं नॉर्म ऑफ x1 फाइंड कर लेता, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लेंथ को, तो आप किस तरह के नोटेशन यूज करते हैं डजंट मैटर। 1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बन गया 1। नॉर्म ऑफ x2 इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये भी आ गया। तो आप बोल सकते हैं सर ऐसी कंडीशन में x1 एंड x2 both are ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं। तो यहां से हमें ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर की कंडीशन है x1 t x2 इक्वल्स टू 0 और ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन है लेंथ ऑफ x1 लेंथ ऑफ x2 इक्वल्स टू 1 और x1 t x2 बराबर 0। सो यहाँ पर अगर कोई वेक्टर ऑर्थोनॉर्मल है तो डेफिनेटली उसने इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाइड किया होगा। अगर कोई वेक्टर आपके पास में ऑर्थोगोनल है तो उसके लिए तो सिर्फ यही कंडीशन नेसेसरी कंडीशन है। इसका मतलब जितने भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स रहे होंगे, जितने भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स रहे होंगे उनके हिसाब से जो भी ऑर्थोगोनल वेक्टर आपके पास में अगर उनको आप देखते हो तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर जो भी ऑर्थोनॉर्मल है वो ऑर्थोगोनल हमेशा होगा, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। पर जो भी आपके पास में ऑर्थोगोनल होगा वो ऑर्थोनॉर्मल होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा उनकी लेंथ कितनी है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी वेक्टर आपका ऑर्थोनॉर्मल है वो ऑलवेज ऑर्थोगोनल होगा, पर जो आपका ऑर्थोगोनल है आप नहीं बोल सकते हो कि वो ऑर्थोनॉर्मल होगा कि नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को भी आप इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंसीडर करके यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे ऑल दी orthonormal vectors are orthogonal vectors, but all the orthogonal vectors may or may not be orthonormal। ठीक है, जितने भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर होंगे वो ऑर्थोगोनल वेक्टर जरूर होंगे, पर अगर आपके पास में कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो वो ऑर्थोनॉर्मल होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन दैट वेक्टर। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, उसकी लेंथ फाइंड करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिससे हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर। सर ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब होता है, देखिए जरा। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, normalized form of a vector x can be represented as
x divided by norm of x. Let us suppose if x equals to आपके पास में दी गई हो, let us suppose x equals to आपको एक वेक्टर दिया गया हो 1 2 1, तो इसका आपको फाइंड करना होता है सबसे पहले नॉर्म। सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा बेटा इसका नॉर्म। तो इसका नॉर्म क्या होने वाला है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास में √6। अब अगर आप लिखते हैं कि सर नॉर्मलाइज्ड वेक्टर क्या होगा, तो ये बन जाएगा 1/√6, ये बन जाएगा 2/√6, ये बन गया 1/√6। अल्टीमेटली इस फॉर्म को देखकर आप समझ पा रहे हो कि ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अगर कोई वेक्टर दिया गया है उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो जो फॉर्म आएगी उसी को आप क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। देखो इन जनरल ये वेक्टर थे, ये लेंथ पता की और डिवाइड कर दिया, तो जो फॉर्म आई है बेसिकली उसको आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। बेसिकली इसी की चर्चा हो रही है, यही आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेक्टर है। एक बार बोल दीजिए बेटे तीनों पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए आप लोगों को? बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की बात होती है। जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसा लग रहा है कल जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे आज भी वही स्टूडेंट है, दूसरे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट नहीं होते है क्लास में। एक बार अपना डिपार्टमेंट बताओ तो जल्दी से, तो मुझे पता चले कौन कौन सा डिपार्टमेंट है क्लास में। मैकेनिकल 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 प्रोडक्शन, कल वाले लोग ही लग रहे हो। मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, हाँ सही पहचाना इसका मतलब मैंने, इसका मतलब मैकेनिकल प्रोडक्शन की क्लास यही है। चलिए ठीक है, ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे यहां से। देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर मैंने 3 कैटेगरी आपको बता दी है कि मैट्रिक्स में किस तरीके से इन चीजों को डील किया जाता है। अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चल रहा हूं, और हमारा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर 8 बजे मैंने क्वेश्चंस भी करवाए होंगे, आज आप वो सीखेंगे, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो वहां पर हो सकता है आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो, इसका कारण ये था कि आपने अब इन चीजों को पढ़ा ही नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट आता है, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन is considered as eigenvalues of that matrix। किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड करना है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या, ये दी जाती है बेटा a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 से। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जा रही है वो कैसे दी जाएगी, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 से। a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने कहा कि एक मैट्रिक्स हमारे पास में a, लेट्स से सपोज ये 2 4 4 2 है, इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे a माइनस लैम्डा आई। तो a मैट्रिक्स कौन सी है, 2 4 4 2, लैम्डा 2 क्रॉस 2 है तो i भी आप 2 क्रॉस 2 पे लेंगे। अब आप देख सकते हैं a माइनस लैम्डा आई को हम कैसे लिख रहे हैं, 2 माइनस लैम्डा 4 4 2 माइनस लैम्डा। सो हमको समझ में आया a माइनस लैम्डा आई का मतलब है डायगोनल से लैम्डा माइनस कर दो, तो आगे से
जब भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी डायगोनल है 2 माइनस लैम्डा 4 4 2 माइनस लैम्डा, बस डायगोनल से लैम्डा माइनस कर दो इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0, माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। सो ये बन जाएगा आपके पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा आपके पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहां से आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा लैम्डा माइनस 6 प्लस 2 आपने बाहर लिया लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड 6। ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स है बेटा, इसलिए इन्हीं को क्या बोला जाएगा, आइगन वैल्यू। तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, अगर एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो बेसिकली वहां पर 2 आइगन वैल्यूज रहेंगे। अगर एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो वहां पर 3 आइगन वैल्यूज रहेंगे। अगर एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो वहां पर 4 आइगन वैल्यूज रहेंगे। अगर एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो वहां पर n आइगन वैल्यूज रहेंगे। पर ऐसा हो सकता है कि आइगन वैल्यूज वहां पर रिपीट करते रहे, जरूरी नहीं कि डिस्टिंक्ट ही मिलेंगे सारे। तो ये 2 क्रॉस 2 का था, आपके पास में 2 आइगन वैल्यूज आपके सामने। तो पहली चीज आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने 8 बजे की क्लास में भी बताया था, जो शाम को प्रैक्टिस क्लास होती है, और यहां पर भी बेटा मैं बता रहा हूं आइगन वैल्यूज फाइंड करने का एक ही तरीका है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करो। हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर बेसिकली आपके पास जो आइगन वैल्यू आ रहा है, बेसिकली यहाँ पर जो आइगन वैल्यू आपके पास में आ रहा है वो -2 एंड 6 है। एक बार बोलेंगे पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ यहाँ तक? देखिए बेटा यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? अच्छा आप लोग YouTube वाली क्लास करते हैं जो शाम को होती है, YouTube वाली क्लास करते हैं आप लोग? आप ही लोगों के लिए वो क्लास अरेंज की है। तो वहां पर मैंने कुछ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस करवाए थे, क्योंकि आपकी क्लास आज और कल मतलब वेडनेसडे और थर्सडे होता है, तो आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया था, लेकिन उस प्रैक्टिस सेशन में उसका नंबर आ गया था। एक बार आप लोग जाके उन क्वेश्चंस को वापस देखना। आज जब आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी। साथ के साथ आज हम लोग कैलकुलस की प्रैक्टिस चालू करेंगे, जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। तो उसके लिए आपको किसी थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी है वो मैं आपको उसी क्लास में बताऊंगा, और जब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तब हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो दोनों चीजें पैरेलल चलती रहेगी, तो आपको पॉइंट भी क्लियर होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए फोकस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो आइगन वैल्यूज हमें मिल गए, अब हम फाइंड करना चाहते हैं आइगन वेक्टर्स। तो देखिए कोई भी वेक्टर जो कि ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स को सेटिस्फाइड करेगा, तो x जो है यहां पर आइगन वेक्टर होगा, x यहां पर एक आइगन वेक्टर होगा इस लैम्डा आइगन वैल्यू के लिए। क्या बोला सर, कुछ समझ नहीं आया? देखो कैसे फाइंड करते हैं, ये है ax इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो इसे इधर ले आओ, ये बन जाएगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0। बेसिकली इस इक्वेशन की मदद से आप आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। अभी भी कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, हम फाइंड करके बताएंगे। तो हमने कहा लेट अस सपोज लैम्डा 1 इक्वल्स टू -2, सो -2 के कोरस्पॉन्डिंग में आपको आइगन वेक्टर फाइंड करके बताता हूं। मैट्रिक्स कौन सी है, a बराबर 2 4 4 2। तो अगर यहां पर आप देखें a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स, तो ये बनेगा 2 माइनस लैम्डा 4 4 2 माइनस लैम्डा x 2 क्रॉस 2 है तो यहां आप लिखेंगे x1 x2, 3 क्रॉस 3 होता तो ये x3 भी हो जाता। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, तो ये बन जाएगा 4 4 4 4 x1 x2 इक्वल्स टू
अब चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर हाँ लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स होनी चाहिए, बट कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, सो आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको देखिए आप ध्यान से, इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स में अगर आप एक ऑपरेशन लगाते हैं R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 0 0 4 4 x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। समझिए इस बात को यहां पर कि एक रो कंप्लीटली जीरो हो गई है। अब फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिलेशन आपके पास में आएगा वो आएगा 4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो ए की रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है बेटा 2, x1 एंड x2, तो उससे कम है ना। कितनी रैंक है वो भी पता कर लो आप। आपने बोला सर जितनी नॉन जीरो रोज है उतनी रैंक है, तो रैंक ऑफ ए कितनी है 1। टोटल वेरिएबल कितने हैं आपके पास में 2, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने होंगे यहां से, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, तो आपने बोला 2 टोटल वेरिएबल माइनस रैंक, एक ही होगा फ्री वेरिएबल। लेट्स से सपोज इफ x2 इक्वल्स टू दैट फ्री वेरिएबल k, तो फ्रॉम दिस रिलेशन x1 इक्वल्स टू कितना आएगा माइनस k, तो आप यहां से ये बोल सकते हो x1 x2 इक्वल्स टू माइनस k एंड k, यहां से k बाहर ले लीजिए और ये बन जाएगा -1 एंड 1। सो इसको बोलते हैं आइगन वेक्टर। ये है आपका वो आइगन वेक्टर। सो आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू -2, आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू -2। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कैसे आइगन वेक्टर फाइंड किया। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं लैम्डा बराबर 6 के लिए भी फाइंड करके भी आपको बताऊंगा। एक बार बोलिए इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। 100% नहीं तो 90% तो क्लियर हुआ होगा। बोलिए ये सुनो। ओके हाँ, बाकी स्टूडेंट अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो डाउट भी पूछ सकते हो आप। हालांकि सेम प्रोसीजर को मैं वापस रिपीट करूंगा, सेम प्रोसीजर को मैं वापस रिपीट करूंगा। देखो कैसे, यही प्रोसीजर अब लगाते हैं हम लोग लैम्डा बराबर 6 के लिए। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू 6 के लिए, तो इक्वेशन आइगन वेक्टर की क्या है, a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू 0। सो ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या अवेलेबल है, 2 माइनस लैम्डा 4 4 2 माइनस लैम्डा, ये बन गया आपके पास में x1 x2 इक्वल्स टू 0, और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 0। लैम्डा की वैल्यू 6 है, अगर आप पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -4 प्लस 4 प्लस 4 -4, ये बन जाएगा आपके पास में x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। आप देखेंगे यहां पर अगेन अगेन आप रैंक को अगर फाइंड करना चाहेंगे तो आप बोलेंगे R2 माइनस R1 का ऑपरेशन लगा दीजिए सर, आई थिंक प्लस वाला लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 0 -4 प्लस 4, ये बन जाएगा आपके पास में x1 x2 इक्वल्स टू 0 0। सो ऐसे कंडीशन में जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा -4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0, -4x1 प्लस 4x2 इक्वल्स टू 0। हमने बोला कि सर यहां पर अगर मैं देखूं फ्री वेरिएबल, तो लास्ट केस की तरह टोटल वेरिएबल 2 है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए साफ साफ दिखाई दे रही है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1, तो फ्री वेरिएबल 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर फ्री वेरिएबल आपके पास में 1 है। ऐसी कंडीशन में माना कि वो फ्री वेरिएबल x2 बराबर k है, माना कि वो फ्री वेरिएबल x2 बराबर k है, तो ऐसे कंडीशन में -4x1 प्लस 4k बराबर 0 और आई थिंक x1 बराबर भी k ही आएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर x1 और x2 को क्या लिखा जा सकता है, आप कहेंगे सर इसको लिखा जा सकता है k एंड k, k को ले लीजिए बाहर,
1 एंड 1, 1 एंड 1। सो फाइनली आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके पास में आ रहा है, ये जो आपके पास में आ रहा है, ये है आपका आइगन वेक्टर, ये है आपका आइगन वेक्टर। बोलिए इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैंने यहाँ पर दोबारा इसको सॉल्व करके बता दिया है, दोबारा बेटा मैंने इसको सॉल्व करके बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। एक बार बोल दीजिए क्लियर हो गया। देखिए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि आपको 13 से 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स आने वाला है, और मैथमेटिक्स प्लस अगर आप एप्टीट्यूड कर लेते हैं तो आप बेसिक कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर कर लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये 25 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझे। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अगर इस पॉइंट में गलती हो जाएगी तो फिर आगे की जो चीजें हैं वो तो आपके लिए, आगे की चीजें मतलब बाकी सब्जेक्ट जो है वो इतना वेटेज नहीं रखते हैं। जो मैकेनिकल और प्रोडक्शन वाले हैं उनके लिए देखिए 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 10 नंबर का एप्टीट्यूड और 10 से 12 नंबर, 10 से 12 नंबर का टॉम चल ही रहा है। उसके अंदर मैं 2 से 3 नंबर का मैकेनिक्स भी कवर करूंगा इस साथ में। तो आपके पास में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 35 से लेकर 37 मार्क्स का पोर्शन तो मैं कवर करवा ही रहा हूं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। देखिए ये जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास में है, इस बात को देखिए आप सबसे पहले। ये जो ए मैट्रिक्स थी ये कौन सी थी? ये थी 2 4 4 2, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहां पर इस मैट्रिक्स को ए बोला है, फिर थोड़ी देर बाद में मैंने यहां पर लिखा रैंक ऑफ ए, तो रैंक ऑफ ए का मतलब वो ए नहीं, एक्चुअल में मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। तो ये है आपका अभी के लिए ए। आपको दिक्कत हो तो आप इसको ए डैश लिख सकते हो, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सो रैंक ऑफ ए मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी जब होमोजीनियस सिस्टम पढ़ा था ना उस टाइम पर इसको मैट्रिक्स ए बोला था, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऑब्जर्वेशन आया? ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले लैम्डा 1 इक्वल्स टू -2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड किया, तो आइगन वेक्टर आया आपके पास में -1 1। लैम्डा 2 इक्वल्स टू 4 के लिए x2 इक्वल्स टू 1 1। लैम्डा 1 इक्वल्स टू -2 और इसके लिए एक आइगन वेक्टर आया है -1 1। लैम्डा 2 बराबर 4, इसके लिए एक आइगन वेक्टर आया है 1 1। सो अब मैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सिखा रहा हूं, जिनको अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि जब यूट्यूब क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स में डायरेक्ट आपको बताता हूं, देखो ये प्रॉपर्टी वो कैसे आती है, उसे समझिए आप। यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो आप क्या देख पा रहे हैं, इस मैट्रिक्स का ट्रेस मतलब इसे बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सो इसके जितने भी एलिमेंट्स अगर उनको ऐड किया जाएगा 2 + 2, तो उसी को बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और साथ में अगर आप यहां पर देखिए सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो आइगन वैल्यूज आपके पास, अच्छा ये 6 था, आइगन वैल्यूज आपके पास में पहला -2, दूसरा +6, ये आ गया 4। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस उसके जितने भी आइगन वैल्यू होंगे उनके सम के बराबर होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इस मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सो ये डिटर्मिनेंट आएगा 4 - 16 आई थिंक -12। और सेम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज देखिए -2 × 6, तो ये आ गया आपके पास में -12। -2 × 6, ये आ गया आपके पास में -12। तो आपके पास में एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज।
प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए कि आप, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, बड़ी ले लेते हैं मैट्रिक्स, 2 3 5 6 1 7 0 0 0। ये एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। हमने कहा इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिए, 2 माइनस लैम्डा 3 5 0 6 माइनस लैम्डा 1 0 0 7 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। हमने कहा इसको कैसे सॉल्व करोगे? आपने कहा ये अपर ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट है, ये होगा 2 माइनस लैम्डा 6 माइनस लैम्डा 7 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 6 7। क्या समझ में आया हमें कि जो भी आपके पास में लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वही आपके लिए क्या बन रहे हैं, यहाँ पर आइगन वैल्यूज बन रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? पॉइंट नंबर 3, फॉर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज always equals to their leading diagonal elements। तो हमेशा ध्यान रखना, आइगन वैल्यूज अगर आपको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना हो, अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना हो, तो एक्चुअल में फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उनके जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को आइगन वैल्यू बोला जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पर बताता हूं, आइगन वैल्यू फॉर मैट्रिक्स ए ऑलवेज इक्वल्स टू आइगन वैल्यूज फॉर मैट्रिक्स एटी। ए के लिए जो आइगन वैल्यूज होंगे वही एटी के लिए आइगन वैल्यूज होने वाले हैं। ए के लिए जो आइगन वैल्यूज होंगे वही किसके लिए होने वाले हैं? एटी के लिए होने वाले हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू पता है और फिर बोला जा रहा है उसके ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू फाइंड करो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि दोनों केस में आइगन वैल्यूज क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इफ n rows of a matrix are identical, if n rows of a matrix are identical, then n minus 1 rows, then n minus 1 rows, sorry, then n minus 1 eigenvalues are 0। सर क्या स्टेटमेंट है, क्या मतलब इसका? मान लीजिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स दी गई है और आपको बोला गया है कि इसके लिए आइगन वैल्यू फाइंड करो। तो आपने बोला सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। देखिए यहां से जो इक्वेशन आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो लैम्डा क्यूब में आएगी। फिर लैम्डा क्यूब को सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा। क्या है ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि तीनों के तीनों रो को देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 rows are identical। 3 रो यहां पर आइडेंटिकल है। 3 रो यहां पर कैसे दिखाई दे रही है आपको? आइडेंटिकल है। तो आप क्या बोलेंगे यहां से? 3 माइनस 1 3 माइनस 1 आइगन वैल्यूज
आर 0, 3 - 1 आइगन वैल्यूज आर 0। हमने बोला सर ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसमें एक होगा λ1, एक होगा λ2, एक होगा λ3। 3 - 1 मतलब दो आइगन वैल्यूज तो 0 होगी, 0 0। देखिए एक तरीका तो ये, इसको सॉल्व कर लो। मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए आपके लिए वहां से। तो आपने बोला सर दो आइगन वैल्यूज तो होगी आपके पास 0 एंड 0, अब तीसरी आइगन वैल्यू कैसे मिलेगी? मैंने कहा, मैंने आपको बताया है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आपने बोला ट्रेस क्या होगा, 1 + 1 + 1 सम ऑफ आइगन वैल्यू λ1 + λ2 + λ3। सो ये 0, ये 0, सो फाइनली आपने क्या बोल दिया, λ3 = 0, सॉरी λ3 = 3। तो आपके पास में तीसरी आइगन वैल्यू भी मिल गई। सो एक तरीका तो ये होता है बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो और उससे सॉल्व कर लो। लेकिन दूसरा स्मार्ट अप्रोच होता है, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उन पॉइंट्स को काम में लो और कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड जो इक्वेशन आ रहे हैं उससे बचो और स्मार्ट तरीके से यहाँ पर λ1, λ2, λ3 की वैल्यू बताओ। बताओ इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं सबके ऊपर कल और परसों हमने क्वेश्चन किए थे। बोलिए क्लियर हुआ नहीं हुआ इतना? ओके बारी बारी नंबर लगा रखा है तुमने, इस बार ये यस बोलेगा, इस बार वो यस बोलेगा, हर बार किसी नए आदमी का यस आ रहा है यहाँ पर। चलो एक और पॉइंट जो इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा, एक और पॉइंट जो इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखो अगर आप फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो तो कितना आ रहा है, 3। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो कितना आ रहा है, 3। थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देते हो कितना आ रहा है, 3। So always remember 3 will be one of the eigenvalue of that matrix. तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, एक और पॉइंट लिख सकते हो, if sum of all elements in each row is equal or same, then that number will be one of the eigenvalue of that matrix. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व की होगी यूट्यूब के ऊपर, उसके अंदर ये 2 बार काम में आया था और बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम को इस छोटे से स्टेटमेंट ने सॉल्व कर दिया था। अब मैं आपको देता हूं कुछ गोल्डन पॉइंट्स, ध्यान से सुनिए। बहुत बार ऐसा एग्जाम के अंदर बहुत बार ऐसा पूछा जाता है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए और ए के लिए आइगन वैल्यू है 1, 4 एंड 5। तो बताइए ए स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यू क्या होगा? बताइए ए क्यूब प्लस 2a² के लिए आइगन वैल्यू क्या होगा? बताइए ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3i के लिए आइगन वैल्यू क्या होगा? सो मैं इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू, आप बोल सकते हो इफ मैट्रिक्स ए के लिए आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ऑलवेज रिमेंबर ए स्क्वायर के लिए जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा स्क्वायर। ए क्यूब के लिए या ए एम के लिए जो आइगन वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा एम। अगर आपको बोल दिया जाए k मल्टीप्लाई बाय ए के लिए आइगन वैल्यू तो k मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अगर आपको बोल दिया जाए a प्लस माइनस के आई के लिए आइगन वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे लैम्डा प्लस माइनस के। अगर आपको बोल दिया जाए मान लीजिए a इनवर्स के लिए आइगन वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे 1/लैम्डा। अगर आपको बोल दिया जाए एडजॉइंट ऑफ a के लिए आइगन वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a बाय लैम्डा। अगर आपको बोल दिया जाए ए स्क्वायर प्लस, अगर आपको बोल दिया जाए यहां पर ए स्क्वायर प्लस
के ए प्लस K1, K2 आई के लिए बताओ तो आप बोलेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस K1 लैम्डा प्लस K2। कुछ इस तरीके से आपका आइगन वैल्यू चलने वाला है। तो जैसे आपके लिए ये आइगन वैल्यूज दिए गए, तो ए स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यूज कौन होगा? 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपको समझना है कि या तो मैं पहले मैट्रिक्स ए से ए स्क्वायर मैट्रिक्स पता करूं, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, फिर सॉल्व करो, तो यही रिजल्ट आएगा। तो क्यों ना हम इसे डायरेक्टली ध्यान रखें। तो यहां से कितना आ गया? 1, 16, 25। इसके लिए अगर पूछा गया है तो पहला आइगन वैल्यू होगा 1 क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास में 3। इसमें पूछा गया है 4 क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 4 स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 16, 64। सो जो भी आ रहा हो 64 प्लस 32, आई थिंक ये आ रहा है आपके पास में 96। तीसरी जो आइगन वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में 5 क्यूब प्लस 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर, सो 125 प्लस 50, आई थिंक ये आ रहा है 175। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने आइगन वैल्यू बता दी है, बड़ी आसानी से हमने आइगन वैल्यू बता दी। इसके लिए भी पूछा जाएगा तो सेम प्रोसीजर है, इसके लिए भी पूछा जाए तो सेम प्रोसीजर है। फिर भी लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो पहला आइगन वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 6, 1 प्लस 3, तो ये बन जाएगा आपके पास में 10। जो दूसरी आइगन वैल्यू है वो बन जाएगी आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 6, 4 प्लस 3, 16 प्लस 24 प्लस 3, आई थिंक 43। जो तीसरा आइगन वैल्यू है 5 स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, 25 प्लस 30 प्लस 3, ये बन गया आपके पास में 58। ये बन गया आपके पास में 58। सो बेसिकली ये आपके पास में आइगन वैल्यूज होने वाली है, डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स, अगर आपके पास में ए के लिए आइगन वैल्यू अवेलेबल है। सो इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो मेरे ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स लाइक कोई बोलता है A4, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर आइगन वैल्यू बोले तो बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी आप बड़ी आसानी से आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आइगन वेक्टर फॉर ए, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए विल बी सेम। ध्यान रखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर ए के लिए आपने आइगन वैल्यू फाइंड किया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो लैम्डा 1 के लिए एक आइगन वेक्टर आएगा x1, एक आइगन वेक्टर आएगा x2, एक आइगन वेक्टर आएगा x3। लेकिन सेम जब आप बात करेंगे ए स्क्वायर के लिए तो आइगन वैल्यू आएगी लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर, बट द आइगन वेक्टर विल बी स्टिल सेम x1, x2 एंड x3। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, कैसे पता चला? अरे फाइंड करेंगे तो पता चलेगा ना। आप एक मैट्रिक्स लेके सॉल्व करके देख लो। मैं ये ऑब्जर्वेशंस को ही प्रॉपर्टीज बना रहा हूं। बोलिए बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां तक, यहां तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए एक्सलेंट, वेरी गुड। सो मूव करते हैं थोड़ा सा आगे यहां से। देखिए आपने अभी अभी एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी अभी आपने एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सॉल्व किया। कहां गई वो मैट्रिक्स? ढूंढो जरा उसको। ये रही। इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज आपको मिले। आप इसके आइगन वेक्टर्स को देखिए और मुझे बताइए आइगन वेक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। क्या आइगन वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है? क्या आइगन वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल है? कैसे आइगन वेक्टर्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं? कैसे आइगन वेक्टर्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं? ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल या दोनों? बोलिए।
ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल पवन बोल रहे हैं ऑर्थोगोनल, प्रथमेश भी ऑर्थोगोनल। ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि सर x1t x2 इक्वल्स टू x1t x2 इक्वल्स टू, तो x1 क्या है -1 1, x2 क्या है 1 1, सो ये बन जाएगा -1 + 1 = 0। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर एक मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वेक्टर्स हमेशा ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल होने वाले। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। एग्जाम्पल आपको पता है, मैट्रिक्स ए था 2 4 4 2, इसके आइगन वैल्यूज आपने पता किए थे -2 6, इसके आइगन वेक्टर्स आप बोल सकते हैं -1 1, x2 इज 1 1। तो आप यहां पर चेक करेंगे x1t x2 = 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक टर्म पहले सिखाता हूं फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक टर्म पहले आपको सिखा देता हूं फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लीनियरली डिपेंडेंट एंड linearly independent वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स नहीं ओनली वेक्टर्स। पहले ये सीख लेते हैं क्या होता है। मैं स्टेटमेंट देता हूं फिर बताऊंगा। इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिटन in the form of linear relationship, then both vectors known as linearly dependent vectors, otherwise known as linearly independent vectors, otherwise known as linearly independent vectors। देखिए अगर लीनियर रिलेशनशिप में लिख पा रहे हो तो लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज इंडिपेंडेंट। सर ये लीनियर रिलेशनशिप क्या होती है? देखिए मान लीजिए बेटा x1 वेक्टर जो है वो दिया गया है 1 2, x2 वेक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है 1 3, x3 वेक्टर जो दिया गया है वो दिया गया है 2 4। तो आप कितनी आसानी से ये बात बोल सकते हो कि x2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x1 है, x2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ x1 है। तो आपने क्या बोला, x2 is linearly dependent on x1। समझ गए ना बात को? लेकिन अगर अगर मैं आपसे बोलूं क्या x2 एंड x3 लीनियरली डिपेंडेंट है, क्या x2 एंड x3 लीनियरली डिपेंडेंट है? बोलिए यस और नो। क्या x2 एंड x3 लीनियरली डिपेंडेंट है? देखिए जब इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मुझे जवाब दें। मुझे पता है अभी 2-3 लोग तो जवाब देंगे, मैं चाहता हूं सभी लोग इस तरह के क्वेश्चन का जवाब दें जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हैं और किस लेवल पर जाकर मुझे चीजों को बताना है। अगर आप जल्दी चीजों को समझेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और जल्दी और चीजों को कवर करूं। अगर आप जल्दी चीजों को नहीं समझ रहे होंगे तो फिर मैं थोड़ा उसको स्लो डाउन करूंगा। इसलिए इस तरह के पॉइंट्स का जवाब सभी लोग दें ताकि मुझे पता चले कि आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। x3 इक्वल्स टू, हाँ ओके 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 ओके, x3 इक्वल्स टू 2x1 पवन, x3 इक्वल्स टू 2x1 ओके।
सो बताइए क्या x2 एंड x3 डिपेंडेंट है? यस और नो? तो सभी लोग तो इसी में उलझे हुए थे, x2 को 2x1 कैसे लिख दिया सर ने। सभी लोग बताएंगे क्या x2 एंड x3 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है? एब्सोल्युटली, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे यहां पर, x2 एंड x3 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिमिलरली बेटा x1 एंड x2 भी आप बोल सकते हो, x1 एंड x2 बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, आप सभी लोग जवाब देंगे मुझे। लेट अस सपोज इफ x1 इज 1 2 3, x2 इज 5 1, ऐसे लिख देते हैं लाइक 4, एंड x3 इज, अब तीन वेक्टर को कंपेयर कर रहा हूं मैं, x3 इज 11 4 11। माय क्वेश्चन इज x1 x2 x3 क्या लीनियरली डिपेंडेंट है? क्या लीनियरली डिपेंडेंट है? बस ये आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, फिर वापस मैं ही बताऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दे, ताकि वो सोच सके, समझ सके, गलत कर सके, सही कर सके, कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली मुझे समझ में आए बात। क्योंकि ऐसे ही मैं सारी प्रॉपर्टीज छाप दूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो मेरा भी समय खराब होगा, आपका भी समय खराब होगा। इसलिए थोड़ा सा सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए। अब अगर ऑफलाइन क्लास होती तो फिर भी मैं आपसे इंडिविजुअली बात भी कर पाता, लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर खेल रहे हैं अपन लोग, ऑनलाइन क्लास चल रही है। क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं? अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं तो नो लिखो। क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है? अगर है तो यस लिखो, अगर नहीं तो नो लिखिए। नहीं है, पवन के हिसाब से नहीं है। कावेरी भी नहीं। देखो यहां पर थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। कैसे? अगर अगर आप ध्यान से देखें तो x3 इक्वल्स टू x1 प्लस 2x2, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 2 4, 8 प्लस 3 11। इसका मतलब ये हुआ कि x3 इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। x3 इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन x1 एंड x2। अब ये देखकर आपके मन में एक शंका, या बोल सकते हो एक डाउट, या फिर बोल सकते हो थोड़ी सी टेंशन हो गई कि सर इस तरीके से तो पता नहीं कैसे कैसे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, हमको कैसे स्ट्राइक करेगा। तो बेटा जब भी इस तरह का कोई केस आए, आप उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लो। 1 2 3, 5 1 4, 11 4 11, और फिर उसका पता कर लो डिटर्मिनेंट। तो इसमें अगर कोई भी कॉलम किसी भी एक या दो या तीन कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट हुआ तो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। और अगर सब इंडिपेंडेंट हुए, कोई भी रिलेशन नहीं हुआ दोनों तीनों के बीच में, तो ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। तो आप बोलेंगे इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 देन एटलीस्ट वन वेक्टर इज linearly dependent on other vector or vectors। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब है सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कोई एक तो किसी ना किसी पर डिपेंडेंट है जिसकी वजह से डिटर्मिनेंट 0 हुआ, पर एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने टर्म यूज किया एटलीस्ट। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो आई एम श्योर ऑल द वेक्टर्स आर linearly
इंडिपेंडेंट। मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि सर ये जो आपके पास में रिलेशंस है, आप तो पता नहीं अजीबोगरीब रिलेशंस बना दोगे। x3 इक्वल्स टू 7/16 x1 प्लस 9/19 x2। अब ये हमें कैसे स्ट्राइक करेगा? हमने कहा बिल्कुल नहीं करेगा। तो आपका जो सही अप्रोच है वो आप यहां से देख सकते हैं। क्लियर है? सो अगर आप मैट्रिक्स ए इसकी फॉर्म में वेक्टर्स को लिख देते हैं, तो आपको सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अगर डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें वो 0 आ रहा है, इसका मतलब अदर वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हो, और ए अगर सिंगुलर निकल जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स, और ए अगर नॉन सिंगुलर आ जाए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है? चलिए तो मूव करते हैं। ये पॉइंट सर हमने क्यों पढ़ा? ये इसलिए पढ़ा क्योंकि अब मैं आइगन वेक्टर के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूं। तो आइगन वेक्टर के बारे में सुनिए। इफ all the eigenvalues of a matrix are distinct, वो बोल रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, देन आइगन वेक्टर्स ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ such matrix are always linearly independent। सो मैंने आपको क्या बताया यहां पर कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज अलग अलग हो, तो वहां से जो आइगन वेक्टर आएंगे ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। मैं भी एक एग्जांपल भी करवा दूंगा। एग्जांपल करवा क्या दूंगा? एग्जांपल करवा रखा, देखो ध्यान से। ये एक मैट्रिक्स है, आइगन वैल्यूज कैसी है? डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। तो आइगन वेक्टर्स देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है? लेकिन अगर आप दूसरे वर्ड्स की बात करें, दूसरे वर्ड्स का क्या मतलब है? if eigenvalues of a matrix are repeated, then eigenvectors of such matrix may or may not be linearly dependent। उसने बोला कि अगर अलग अलग होंगे तो इंडिपेंडेंट होगा, ये श्योर है। लेकिन अगर रिपीटेड हुआ तो वो डिपेंडेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें नहीं पता। हमें वहां पर आइगन वेक्टर फाइंड करने ही पड़ेंगे, हमें वहां पर आइगन वेक्टर्स फाइंड करने ही पड़ेंगे। इसको सर एग्जांपल से बता दोगे तो और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल एग्जांपल से बताएंगे आपको। लेकिन पहले बताओ, इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं है? इतने पॉइंट क्लियर हुए या नहीं हुए? काफी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर, ये सब क्लियर हुए या नहीं हुए? बताइए, काफी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इतने क्लियर हुए या नहीं हुए? चलिए, वेरी गुड। ओके, ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं फिर आगे। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए हमें दी गई है, यह है 2 0 0 0 2 0 0 0। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है। क्या आप लोग मुझे इसके आइगन वैल्यूज बता सकते हो? बताओ आइगन वैल्यूज क्या आएंगे? इस मैट्रिक्स को आप लोग पहचानते हैं? मैं सिर्फ वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं
जो आप लोग बता सकते हैं। इस मैट्रिक्स को आप पहचानते हैं और आप इसके आइगन वैल्यूज बता भी सकते हैं। अरे वेरी गुड। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके जो भी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वही आपके लिए आइगन वैल्यूज होंगे। तो हमने कहा कि सर फिर पता करते हैं इसके लिए आइगन वेक्टर। तो आपने बोला फॉर आइगन वेक्टर्स, फॉर आइगन वेक्टर्स a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0, 2 minus 2 0 0 0 2 minus 2 0 0 0 2 minus 2 x y z 0 0 0। तो ये बन गया बेटा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये बन गया x y z, ये बन गया आपके पास 0 0 0। बहुत सी बार बच्चे इसको देखकर ऐसा लिख देते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, पर ये गलत है। हमको लगता है सब 0 हो गया तो x बराबर y बराबर z बराबर 0 हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है आपका जो मैट्रिक्स है उसका रैंक 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका जो मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या आ रहा है आपके पास में, 0 आ रहा है। अगर ये जो मैट्रिक्स आपके पास में इसका रैंक अगर 0 आ रहा है, इसका रैंक अगर 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसका रैंक अगर 0 आ रहा है तो आप क्या बोलने वाले हैं यहाँ पर, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 0। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने बोला टोटल कितने वेरिएबल है, 3, एक्स वाई जेड, रैंक कितनी है 0, तो तीनों के तीनों क्या होंगे, फ्री वेरिएबल। सो आप कहेंगे सर यहाँ पर एक्स वाई जेड लिख लो या x1 x2 x3 लिख लो, क्योंकि मैंने अभी तक x1 x2 x3 लिखा है तो वही लिख ले रहा हूं, x1 x2 x3, तीनों ही फ्री वेरिएबल है। सो x1 इक्वल्स टू k, x2 इक्वल्स टू k2, x3 इक्वल्स टू k3, x1 इक्वल्स टू k1, x2 इक्वल्स टू k2, x3 इक्वल्स टू k3। ये हमारे पास में यहां से फ्री वेरिएबल्स आ रहे हैं। अगर ये फ्री वेरिएबल्स आ रहे बेटा तो आप यहां पर अब लिखेंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू k1 k2 k3। पहला स्टेप होगा k1 k2 k3 को अलग अलग कर दो, k1 0 0 प्लस 0 k2 0 प्लस 0 0 k3। दूसरा स्टेप होगा k1 को k2 को k3 को बाहर ले लो, 1 0 0 प्लस k2 0 1 0 प्लस k3 0 0 1। तो बेसिकली बेटा पहला आइगन वेक्टर होगा आपका ये वाला, दूसरा आइगन वेक्टर होगा ये वाला, तीसरा आइगन वेक्टर होगा ये वाला, और तीनों के तीनों आइगन वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आइगन वैल्यूज रिपीटेड है पर आइगन वेक्टर्स कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती है, अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट होती है तो इसका मतलब यह है कि आइगन वेक्टर्स हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। पर अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड होती है तो आइगन वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और हो सकता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो इस केस में हमें इंडिपेंडेंट मिल गया। आप चाहो तो मैं एक लीनियरली डिपेंडेंट का एग्जांपल भी आपको करवा सकता हूं, देखो कैसे। मान लीजिए एक और क्वेश्चन आपके पास में, एक वेक्टर, एक मैट्रिक्स ए आपको दी गई है 1 0 1 0 1 0 0 0 1। आप लोग अब इतने स्मार्ट हो गए कि आप इसके लिए मुझे आइगन वैल्यूज बता सकते हैं। जल्दी से बता दो बेटा आइगन वैल्यूज कितनी आ रही है यहां से। 1 1 1। ओके परफेक्ट। आपने बोला सर ये तो एक अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, सो 1 1 1 ये आपके लिए आइगन वैल्यूज होने वाली है। ये आपके लिए क्या होने वाली है बेटा, आइगन वैल्यूज होने वाली है ना। ये आपके लिए क्या होने वाली है, आइगन वैल्यूज होने वाली है। सो अब देखिए आप आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, a माइनस
लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0, a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें ध्यान से तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस 1 0 1 0 1 माइनस 1 0 0 0 1 माइनस 1, ये बन गया आपके पास x1 x2 x3 इक्वल्स टू 0 0 0। तो ये बन गया बेटा आपके पास में 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x1 x2 x3 0 0 0 दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो यहां से आ रहा है x3 बराबर 0। देखो यहां से सॉल्व करने से x3 बराबर 0 आया है, जबकि पिछली बार ऐसा कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था, कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट थे। इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो आपके पास में 1 है, क्योंकि एक आपकी नॉन जीरो रो अभी भी बच रही है, बाकी दो जीरो हो चुकी है, बाकी दो यहां पर कंप्लीटली जीरो हो चुकी है। अगर बाकी दो यहां पर कंप्लीटली जीरो हो चुकी है तो आप बोलेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ये कितने आएंगे आपके पास में? टोटल वेरिएबल 3 और एक रैंक है आपके पास में, तो दो वेरिएबल कैसे हो जाएंगे? फ्री। सो x3 तो आपके पास पहले से 0 है, तो आपने बोला सर x1 बराबर k1 एंड x2 बराबर k2। सो जो वेक्टर फाइनली दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे x1 x2 x3 इक्वल्स टू k1 k2 एंड 0। अब देखिए यहां पर आप इसको अलग कीजिए, ये आ गया k1 0 0 प्लस ये आ गया आपके पास में 0 k2 0। अब आपने क्या किया यहां पर? x1 x2 x3, ये आपके पास में आ गया k1, सो 1 0 0 प्लस k2 0 1 0। आपने ऑब्जर्व किया कि सर 3 आइगन वैल्यूज है, 3 आइगन वेक्टर होने चाहिए, हमें सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल रहा है। तो अगर मुझे 3 वेक्टर्स यहां पर लिखने हैं तो कैसे लिखूंगा? पहला दूसरा, बस इंडिपेंडेंट 2 ही है। इसका मतलब जो तीसरा वेक्टर होगा वो या तो आपको इसका डिपेंडेंट लेना पड़ेगा या फिर इसका डिपेंडेंट लेना पड़ेगा। तो अगर इसका डिपेंडेंट लेते हो तो आप लिखोगे अल्फा 0 0, अल्फा की वैल्यू कुछ भी मान लो 2 3 4 5 6 जो भी आपको अच्छा लगे। अगर इसका डिपेंडेंट आप लेते हो तो आप बोलोगे सर 1 0 0 0 1 0 0 अल्फा 0। तो इस तरह से 3 आइगन वेक्टर दिए जा सकते हैं। अगर इस केस में देखें तो ये दोनों डिपेंडेंट है लीनियरली, अगर इस केस में देखें तो ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है। सो कुल मिला के कोई सा भी केस ऐसा नहीं है बेटा जिसके अंदर तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। इसलिए आप बोल सकते हो कि अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड होते हैं तो आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करके ही देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करें आइगन वैल्यूज जब डिस्टिंक्ट होती है तो ऐसे कंडीशन में आपको आइगन वेक्टर्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आइगन वेक्टर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बोलिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके ऊपर देखो गेट बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकता है। कैसे बना सकता है मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। ज्यादा एग्जांपल इस क्लास में नहीं कर पाएंगे, ज्यादा एग्जांपल के लिए आपको मैंने बोल रखा है 8 से 9 बजे की जो रात की क्लास होती है आप उसकी क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। इसके अलावा एक मैथमेटिक्स की PYQ बुक है जो आपके अगर मॉड्यूल में अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगी, अगर मॉड्यूल में अवेलेबल नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी उसको मंगवा लो और उसको सॉल्व कर लो। उसमें लगभग 1500 क्वेश्चन है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो तो 30 क्वेश्चन मैंने 8 से 9 के बीच में करवाए हैं।
अभी मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा, लगभग 300 से 400 या शायद ये 500 तक भी जा सकता है। ये क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पर आपको करवाऊंगा, सो इससे भी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप इसके पास जाओ। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप चाहते हैं कि हमें क्वालिटी क्वेश्चंस करवा दो जिससे कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको यूट्यूब पर 8 से 9 में करवा रहा हूं, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पर आपको रोज मिल जाता होगा। जो टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है वो सर्च कर लेना टेलीग्राम ग्रुप पे, लेट्स स्टार्ट गेट ईएससी पीएसयू, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ linearly independent eigenvectors। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स जो है वो आपको बताना है। एक मैट्रिक्स दिया गया है इक्वल्स टू 1 2 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0। अच्छा इतने जीरो भी नहीं थे। यहाँ पर एक मिनट मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक सेकंड। जो गेट ने पूछा है वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें डेटा ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट अ सेकंड, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? जस्ट अ सेकंड बेटा, जस्ट अ सेकंड। मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल है तो फिर हम क्यों रैंडम क्वेश्चन करें। जस्ट अ सेकंड बेटा ना, मैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वही सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ आपको। ओके मिल गया क्वेश्चन। 2 2 1 0 0 0 0 3 0 1 4। देखिए आपको बोला गया है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको बताने हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बार इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। पहली गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर गलत सॉल्यूशन बता रहा हूं, रॉन्ग सॉल्यूशन एक नंबर। वो क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इसके अंदर एक ऑपरेशन लगाया, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस, ये देखिए इस पॉइंट को जीरो कर देते हैं, R1 माइनस 2R2। तो ऐसा करने से ये मैट्रिक्स बन गया आपके पास में 2 माइनस 4 इज माइनस 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 4। देखिए अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो आप कहेंगे सर इसके लिए आइगन वैल्यूज, इसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट -2 1 3 एंड 4 ये होने चाहिए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दिया। जब मैट्रिक्स की चर्चा, जब रैंक की चर्चा हो रही थी, मैंने आपको बोला था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट ऑल्टर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वहां मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो है वो बेसिकली जो मैट्रिक्स आपको दी जा रही है उसकी रैंक में कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, किसी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लग गए तो ऐसी कंडीशन में उसका डायगोनल बदल गया, और डायगोनल बदल गया तो आइगन वैल्यूज तो क्लियरली बदल जाएंगी। इसलिए कभी भी ये चीज ध्यान रखें कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ना लगाए मैट्रिक्स के अंदर। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे मैट्रिक्स के अंदर तो ऐसी कंडीशन में आपके जो आइगन वैल्यूज है वो बदल जाएंगे और आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो ये पहला गलत तरीका। दूसरी रॉन्ग अप्रोच, तरीका गलत नहीं, अप्रोच गलत है। वो बोलेंगे सर 2 माइनस लैम्डा 2 0 0 2 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 0
3 माइनस लैम्डा 0, 0 0 1 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। वो इसको एक्सपेंड कर देंगे। देखिए एक्सपेंड करने से मे भी हो सकता है ये थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाए, पर अगर यहां पर नॉन जीरो नंबर होते तो एक्सपेंड करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है आपकी। आपको क्या करना है, जो करेक्ट वन है आपको क्या करना है, ये लिख देता हूं करेक्ट वन भी। आपको क्या करना है, अब ये एक डिटर्मिनेंट बन गया है और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने सिखाया था। मैंने कहा इसको अलग से सॉल्व कर लो और इसको अलग से सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर देखिए क्या रहा है, 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा माइनस 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा 3 इज 3, लैम्डा 4 इज 4। अब बच गए ये, यहां से 2 लैम्डा और पता करने। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आएगा बेटा 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0। और क्लियरली पता चल रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य आप यहां से लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 फाइंड करेंगे और ऑफ कोर्स वो दोनों भी क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। अरे इससे पता चल रहा है ना, अलग अलग यानी एक आते तो आपको क्लियरली पता चल जाता लैम्डा स्क्वायर बराबर समथिंग कुछ आ जाता, लेकिन वो भी आपके पास में क्या आने वाले हैं, अलग अलग आने वाले हैं। तो आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि सर चारों के चारों आइगन वैल्यू अलग है, चारों के चारों आइगन वैल्यू अलग है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट। और जब भी डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होंगे आप बोलेंगे कि चारों के चारों आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है तो चारों के चारों ऑल आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो द करेक्ट आंसर इज 4। चारों के चारों आइगन वेक्टर्स आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। बोले बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो। सो गेट कुछ इस तरीके की, देखिए ये डिटर्मिनेंट में पढ़ाया था और मैंने बोला था डिटर्मिनेंट में जो पढ़ाऊंगा हो सकता है डिटर्मिनेंट में डायरेक्ट ना पूछा जाए, लेकिन आप तैयार रहिए कि कहीं ना कहीं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर में ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती है या उनका रोल आपको देखने को मिल सकता है। और आप देखिए कितनी आसानी से आप इन सब चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर हो गया तो एक बार क्लियर लिख दो। कल यूट्यूब की क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें 5x5 मैट्रिक्स दी थी, उसमें बोला था कि एक ही आइगन वैल्यू रियल है वो फाइंड करके बताओ, तो उसके अंदर भी मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी। अगर प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो वो भी खराब हो जाएगा। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, वैसे ऑलरेडी मैं आपको बहुत समराइज वे में चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि बहुत कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप तक पहुंच सके। तो ऑलरेडी ये एक तरीके के शॉर्ट नोट्स ये आपके लिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पॉइंट, एक बार क्लियर बोल दीजिए बेटा अगर क्लियर हो गया हो तो। ओके कल एक थ्योरम की चर्चा भी हुई होगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो सर ये केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, देखिए जरा ध्यान से। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स always satisfied their characteristic equation। तो हमने कहा ये बात तो ठीक है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये बात तो ठीक है। तो फिर इससे हमको क्या मिलेगा, इससे आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इससे आप हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। सर कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए जरा, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए आपको दी गई है 1 2 3 5, तो हम सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे विच इज a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट a आपके पास में गिवन है, सो ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस लैम्डा 2 3 5 minus lambda equals to 0. Now simplify this case, 1 minus lambda 5 minus lambda minus 6 equals to 0, and this will be like 5
प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा minus 1 lambda minus 6 equals to 0. So it is like lambda square minus 6 lambda minus 1 equals to 0. So मैं बोल सकता हूँ lambda square equals to, ये इसको ऐसे रहने दो. So ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. अगर आपसे आइगन वैल्यू पूछता तो आप यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर लो, पर इस बार आपको आइगन वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे ए इनवर्स पूछा है और आपसे ए एन मतलब ए की पावर हायर पावर हमसे पूछी है. तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने फाइंड की. इसने बोला है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज सेटिस्फाइड देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. मतलब इसमें अगर लैम्डा की जगह ए पुट कर देते हो तो ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस आई बराबर हमेशा 0 आएगा. ये हैमिल्टन ने हमें बताया. आपको अगर हैमिल्टन की बात पे विश्वास नहीं है तो ये मैट्रिक्स ए है, यहां से ए स्क्वायर फाइंड करके यहां पुट करो, ए की जगह मैट्रिक्स पुट करो, आई की जगह आइडेंटिटी पुट करो, उसको सिंप्लीफाई करके देखो एक नल मैट्रिक्स आएगा आपके पास में. तो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टन ने जो बताया है वो बताया तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारे किस काम का है. अगर मैं यहाँ पर बेटा अगर मैं यहाँ पर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा आई और ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 0. तो आप बोल सकते हो ए इनवर्स इक्वल्स टू ए माइनस 6i. तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको ना तो एडजॉइंट फाइंड करना पड़ा ना ही डिटर्मिनेंट फाइंड करा. आप डायरेक्ट लिखो 1 2 3 5 माइनस 6i 1 0 0 1. तो देखो ये बन गया ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3, 5 माइनस 6 इज माइनस 1. ये आ गया आपके पास में ए इनवर्स. तो पहला एप्लीकेशन यही तो बताया था ए इनवर्स फाइंड करने के लिए और बड़ी आसानी से आपने ए इनवर्स फाइंड कर लिया. दूसरा इसका जो एप्लीकेशन मैंने बताया था वो था हायर पावर फाइंड करने के लिए. तो आपने बोला सर ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस आई इक्वल्स टू 0 है. सो ए स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो ये 6a प्लस आई के बराबर है. मतलब अगर आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है बेटा तो या तो a को a से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये जो तरीका आपको दिया गया है 6 a कौन है यहां पर देखिए 1 2 3 5 प्लस i कौन है 1 0 0 1. देखिए ये बन जाएगा आपके पास में 6 12 18 30 प्लस 1 0 0 1. सो इट विल बी 7 12 18 31. ये देखो ये बन गया ए स्क्वायर. तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए को ए से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अब ये 2 क्रॉस 2 है बेटा तो आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर 4 क्रॉस 4 या 3 क्रॉस 3 होता तो ये मेथड आपके लिए ज्यादा आसान होता. लेकिन 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 पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ है. सिर्फ ए स्क्वायर के लिए नहीं यूज कर रहे हैं हम इसको, सिर्फ ए स्क्वायर के लिए यूज नहीं कर रहे हैं. अब देखो मान लो आपको a4 पूछा जाता तो आप बोलते ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर. तो ये बन जाता 6a प्लस आई 6a प्लस आई. तो ये बन गया a4 6a 36a स्क्वायर. 6a मल्टीप्लाई बाय i इज 6a, i मल्टीप्लाई बाय 6a इज 6a, i मल्टीप्लाई बाय i इज i स्क्वायर. वो फिर से क्या बन जाएगा a. a4 इक्वल्स टू 36. a स्क्वायर को वापस पुट कर दो 6a प्लस i प्लस 12a प्लस i. सो ये देखिए a4 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 36 मल्टीप्लाई बाय 6. ये आ गया 6 आई थिंक 216 और यहां पर आ गया a, ये आ गया 36i, ये आ गया 12a प्लस i. तो बड़ी आसानी से आप बोल सकते हो सर a4 जो हमारे पास में आएगा वो आएगा 216a प्लस 12. तो ये बन जाएगा आपके पास में 228a और देखिए 36i प्लस i 37i. ये देखिए यहां से आपको क्या मिल जाएगा a4. इसी तरीके से आपको a5 a8 a12 जो भी फाइंड करना हो आप सिंप्लीफाई करते जाइए और आपको हायर पावर्स मिल जाएगी. तो बेसिकली इस मेथड का जो मेन पर्पस है वो यही है, एक तो ए इनवर्स फाइंड करने का, साथ में हायर पावर फाइंड करने का. तो ए इनवर्स भी मैंने आपको फाइंड करके बता दिया और हायर पावर कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको बता दिया. पर मेक श्योर कि जब भी आप सॉल्व करें तो जरूर नहीं a4 ही आपसे पूछा जाए, आपसे a40 भी पूछा जा सकता है. तो जब इस तरह की ज्यादा बड़ी पावर आपसे पूछी जाए ना तो आप देखना कि यहाँ पर कोई पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है क्या. उस पैटर्न के बेसिस पर आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उस पैटर्न के बेसिस पर आप
आगे की पावर बता सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लो A4 आपके पास में आ रहा है 2A प्लस आई, A8 आपके पास में आ रहा है 4A प्लस 3i, A16 आपके पास में आ रहा है A8 प्लस 7i। तो पैटर्न देखिए इसके अंदर छुपा हुआ है। ये 4 है, ये 2, इसका हाफ, और इसमें से 1 गया तो कितना आ गया 1। ये 8 है, इसका हाफ, 4 माइनस 1 इज 3। ये 16 है, इसका हाफ, 8 माइनस 1 इज 7। इसका मतलब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है A50, सो आंसर विल बी 25A प्लस 24i। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है A100, तो आंसर विल बी 50A प्लस 49i। इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढ लेना है अगर हायर पावर दी गई, बहुत बड़ी पावर दी गई है। अगर पैटर्न नहीं ढूंढोगे तो बार बार मल्टीप्लाई करते बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और मे भी हो सकता है कोई कैलकुलेशन एरर हो जाए। इसलिए आपको इस तरह का पैटर्न चेक कर लेना है। अगर इस तरह का कोई पैटर्न आता है तो कोई भी हायर पावर आपको देगा, आप बड़ी आसानी से वहां पर बता दोगे। बोले बेटा पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैंने विद एग्जांपल आपको थ्योरम समझाया है। अगर आपको याद होगा तो कल इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं की थी या फिर कल उनको समझ में आया नहीं हो पॉइंट, तो आज वापस जाके उस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको चीजें बहुत आसान लगेगी। ठीक है, मूव करें आगे थोड़ा सा। देखिए एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए अब यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ रही है जिसमें आयोटा इमेजिनरी पार्ट भी रहेगा। अगर एक मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 प्लस आयोटा, 2 आयोटा, 6, 7 प्लस 3 आयोटा, 5, 4 माइनस आयोटा, माइनस 3 आयोटा, 7 आयोटा एंड 8, ऐसे लिख लिया मैंने एक मैट्रिक्स। ये है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। तो मैं सबसे पहले पता कर रहा हूं यहां पर ए बार। इस ए बार को बोला जाता है कॉन्जुगेट ऑफ ए। ये ए बार कैसे फाइंड किया जाता है? जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल दीजिए। 2 प्लस आयोटा बन गया 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 आयोटा बन गया माइनस 2 आयोटा, 6 इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। 4 माइनस आयोटा बन गया 4 प्लस आयोटा, 5 जो है वो एज इट इज, 7 प्लस 3 आयोटा बन गया 7 माइनस 3 आयोटा, माइनस 3 आयोटा बन गया प्लस 3 आयोटा, माइनस 7 आयोटा प्लस 8। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। जब आप इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर देंगे तो देखो ये बन गया 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा 6, 4 प्लस आयोटा 5, 4 प्लस आयोटा 5, 7 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा माइनस 7 आयोटा 8। तो बेसिकली इसको आप बोलते हैं ट्रांजुगेट। तो ट्रांजुगेट क्या बना आपके पास में? ए थीटा। आप पहले उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करें फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, या फिर आप पहले ट्रांसपोज पता कर ले फिर कॉन्जुगेट फाइंड कर ले। आपको जो मिलेगा उसी को आप ट्रांजुगेट बोलेंगे और दोनों में सेम ही मैट्रिक्स आपको मिलने वाली है। अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट आपने फाइंड किया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट आपने फाइंड किया, तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट फाइंड कर रहे हैं और सेम मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाती है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को आप बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट आपने फाइंड किया और माइनस ऑफ पेरेंट मैट्रिक्स, स्टार्टिंग वाली जो मैट्रिक्स है वो मिल जाती है, तो बेसिकली इस तरह के मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट आपने फाइंड किया और वहां पर ए थीटा या ए थीटा ए इक्वल्स टू आई आ रहा है, तो उसे बोला जाता है
यूनिटरी मैट्रिक्स। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और आपको बताए जाते हैं। आइगन वैल्यूज फॉर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। अगर एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उनके आइगन वैल्यूज हमेशा रियल मिलेंगे आपको। इसी तरीके से आइगन वैल्यूज फॉर स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक, पहले लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योर इमेजिनरी और जीरो। प्योर इमेजिनरी का मतलब है अगर a प्लस आयोटा बी है तो ये a नहीं होगा, सिर्फ आयोटा बी, ये प्योर इमेजिनरी है। क्लियर है? तो ये बोल रहा है अगर आपके पास में कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है या फिर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज, दोनों के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो या तो आपके लिए प्योर इमेजिनरी आने वाले हैं या फिर जीरो आने वाले हैं। या तो प्योर इमेजिनरी आने वाले हैं या फिर क्या आने वाले हैं, यहां पर जीरो आने वाले हैं। तीसरा पॉइंट देखो, आइगन वैल्यूज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑलवेज एब्सोल्यूट यूनिटी, दैट इज लैम्डा मॉड ऑफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू 1। क्या मतलब है इस बात का? बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि अच्छा 1 होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा समझ लेते हैं कि सर इसका मतलब आइगन वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा। देखो मान लीजिए अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्लेन जेड प्लेन जिसको आप बोलते हैं, जिसमें ये होता है आपका रियल एक्सिस और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस, तो आपने बोला है कि बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने बोला रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स उनके लिए जो आइगन वैल्यूज है वो हमेशा रियल होते हैं। इसका मतलब आइगन वैल्यू इसके ऊपर रहेंगे। इस एक्सिस, ये रियल एक्सिस है ना, तो ये है आपके पास में किस किस के लिए, रियल सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन मैट्रिक्स, इन दोनों के लिए। अगर आप ध्यान से देखें स्क्यू हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक, उसके लिए आपको क्या बोला गया है, प्योर इमेजिनरी या फिर जीरो। तो ये बन जाएगा आपके पास में स्क्यू हर्मिशियन एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो उनके लिए जो आइगन वैल्यूज आपके पास में रहेंगे वो बेसिकली इमेजिनरी और जीरो पे रहेंगे। अब पॉइंट आता है आपके पास में ऑर्थोगोनल देखो ऑर्थोगोनल का मतलब, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 1 का मतलब है कि आपका आइगन वैल्यू यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू आयोटा भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस आयोटा भी हो सकता है, और लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2 भी हो सकता है। क्योंकि अगर इसका आप मॉड फाइंड करोगे कितना आ रहा है, 1/√2 का स्क्वायर प्लस
1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/2 1। ये देखो इस सर्कल के ऊपर कहीं पर भी आपका आइगन वैल्यू आ सकता है ऑर्थोगोनल और यूनिटरी के लिए। तो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, ये बेटा ये ऐसे पॉइंट्स है जो आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगे, जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। आपने आपने मेरे ख्याल से एक मैट्रिक्स और पढ़ी होगी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बोल रहा था ए स्क्वायर बराबर ए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर बराबर आई, ए स्क्वायर या ए एम बराबर 0, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर आप इसे लिखें लैम्डा स्क्वायर बराबर लैम्डा, तो ये बन जाएगा आपके पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -1 बराबर 0, लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 1। इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आइगन वैल्यू जो है वो कहां हो सकते हैं, या तो इस जगह पर हो सकते हैं या फिर इस जगह पर हो सकते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू +-1, प्लस माइनस प्लस। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये देखिए इसके लिए भी देख लो, लैम्डा m इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्डा बराबर 0। निलपोटेंट मैट्रिक्स, जितने भी आइगन वैल्यूज हो सकते थे एक फ्रेम में मैंने आपको दिखा दिया है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ऑलमोस्ट आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, एक पॉइंट रह गया बस उसके अंदर, वो भी लिखवा देता हूं। देखो नोट करके लिखवा देता हूं उस पॉइंट को। ये बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है 2 4 4 2, इसके आइगन वैल्यूज है λ1 बराबर -2, λ2 बराबर 6। यहां से आइगन वेक्टर आ रहा है -1 1 1 1। क्लियर है? तो अगर मैं दोनों आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाऊं, ध्यान रखना बोथ मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। उस वेक्टर को, उस मैट्रिक्स को हमने बोल दिया P। तो हमेशा हमेशा जब भी मैं P इनवर्स AP को सॉल्व करूंगा, तो मुझे यहां से एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है। इसे बोलते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है, ये मुझे हमेशा मिलने वाली है -2 0 0 2, मतलब λ1 0 0 λ2। तो आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर कभी भी आपको बोला जाए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप बोलेंगे P इनवर्स AP ऑलवेज इक्वल्स टू D, और D में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 6 6, वो होंगे आपके आइगन वैल्यूज। इसको कभी कभी मॉडिफाइड करके दूसरे फॉर्म में भी दिखाते हैं आपको। मान लीजिए इधर आप P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा I मल्टीप्लाई बाय A इज A। अब इधर एक P इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, तो P D P इनवर्स। So P इनवर्स P मल्टीप्लाई बाय P इनवर्स इज I मल्टीप्लाई बाय A इज A। तो A को आप P D P इनवर्स भी लिखते हैं। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, बस ध्यान रखना कि जो भी आइगन वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अदरवाइज ये कंडीशन वैलिड नहीं होती है। सो मेरे ख्याल से
आप सभी लोगों ने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी पॉइंट पर, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कम समय में मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर लिया जाए ताकि आपके एग्जाम तक आप बहुत सारी चीजें कवर कर ले। सो फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए सब कुछ फ्रेम में आ रहा है ना, कुछ फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा। अगर फ्रेम से बाहर जा रहा हो तो बता देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। हेडिंग। ओके ओके ओके। शायद ये शुरू से इश्यू आया होगा आपके लिए, एक बार फिर से देख लो।
चलिए, सो आई होप आपने सेशन को जरूर एंजॉय किया होगा, काफी आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी। लेकिन मैं आपको फिर से बेटा रिकॉल करवा देता हूँ, कम टाइम में हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है, इसलिए क्वेश्चंस के लिए हमने आपके लिए अलग से सेशन चला रखा है 8 से 9 बजे का यूट्यूब पर, जिसका टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक आ जाएगा। सो उसके बिना ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, सब बेकार है। तो प्रॉपर्टी सीखने के बाद में उसे अप्लाई करना भी जानना जरूरी है। अगर कल आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो आपने पढ़ा नहीं था, तो आज उनको वापस देखिए जाके, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग इसी क्लास के अंदर और एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, और शाम को मिलते हैं 8 बजे। बेसिकली हम लोग बात करेंगे इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, आज कैलकुलस के ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप में मिल जाएगी आकाश, प्रैक्टिस सेशन की पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी आपको, आज मिल जाएगी पहले चैप्टर की।